चलें जी, अब आज की क्लास को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सही, कल हमने अपने डिस्कशन को इस सवाल पर रोका था। इस सवाल के दो पार्ट थे, जिसके अंदर एक केस इंपोर्ट वाला था, यानी कि नेट इंपोर्ट था, और दूसरा केस एक्सपोर्ट वाला था। एक्सपोर्ट वाले केस के अंदर मनी मार्केट हेज को हमने अभी स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने कहा हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, कल की क्लास में हम इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोगों की पीपी की क्लास थी, वी हैड टू क्लोज इट अर्लियर। सही, कोई ना कोई बहाना बना के तुम लोग 10-15 मिनट पहले तो आ ही जाते हो। हाँ, तो बेसिकली इस तरीके से हमने सवाल को यहाँ पे वो किया था। मैं थोड़ा सा मनी मार्केट हेज का यहाँ ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, एक चीज हमने पढ़ी थी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। ये बताती है कि अगर बाकी फैक्टर्स को हम सेट असाइड कर दें, तो इंटरेस्ट रेट की वजह से दो करेंसीज के बीच में जो पैरिटी होती है, जो डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस होता है, वो इंटरेस्ट रेट्स की वजह से। दो इकोनॉमीज के दरमियान अगर इंटरेस्ट रेट्स का फर्क होगा, तो उनकी करेंसीज में भी कुछ फर्क हो वाजे तौर पर नजर आएगा, क्योंकि दोनों के मनी प्रिंटिंग क्वांटम के अंदर फर्क होगा। ये समझने के बाद हमने कहा मनी मार्केट हेज एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के अंदर आप अपना खुद का फॉरवर्ड रेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको बैंक का रेट पसंद नहीं आता। वो मनी मार्केट हेज किस तरीके से हमने क्रिएट किया था? हमने कहा था इंपोर्ट के केस में, जहां आपको फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी होती है, वहाँ प्राइमरीली दो अच्छे तरीके। क्या तरीका है जी? पहला आप कर लें बोरिंग इन पीकेआर, और फिर आप इन्वेस्ट कर दें किसमें? यूएसडी के अंदर। कैलकुलेशन में हम पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, लेकिन एक्चुअली दुनिया में जब करने जाओगे तो वो कैसे करोगे? आप पीकेआर में बोरिंग करेंगे, उसे कन्वर्ट करवाएंगे इनटू डॉलर्स, इन डॉलर्स को इन्वेस्ट कर दें। उतने डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे कि इसकी जो फ्यूचर वैल्यू बने वो उतनी ही बने जितनी पेमेंट आपको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने या साल बाद अपने सप्लायर को पे करनी है। यानी हम क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब वो जो प्रेजेंट वैल्यू के डॉलर्स हैं वो कहीं से नाजिल तो होंगे नहीं, उसको हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा, डीलर से परचेज करना पड़ेगा। तो डीलर को जो रुपए देने हैं, पाकिस्तानी रुपए देने हैं, वो रुपए कहाँ से आएंगे? वो बैंक से हम बोरो कर लेंगे। बैंक से बोरोइंग की, कन्वर्ट करवाया, कन्वर्ट करवा के डॉलर्स यहाँ पे जो है वो आपने डिपॉजिट करवा दी। एक साल बाद, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जो भी आपका टर्म है, उसके बाद क्या होगा? जो यूएसडी अकाउंट आपका हो चुका है, यूएसडी अकाउंट सेटल हो चुका है, वहां से पैसे निकले, सप्लायर को पे कर दिए। अब यहाँ पे लोन रीपेमेंट करना है पीकेआर का। लोन रीपेमेंट के लिए आपने कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाले और पेमेंट कर। पहले आपके पास पैसे नहीं थे, आज आपके पास पैसे मौजूद हैं। वो पैसे मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके उसकी रीपेमेंट कर दो। डॉलर का रेट कहीं भी जाए, आपका इंटरेस्ट रेट लॉक हो चुका है, आपका यूएसडी का डिपॉजिट का रेट लॉक हो चुका है। आपको पता है इतने डॉलर मिलेंगे, मैं पे कर दूंगा। आपको पता है इतने पीकेआर में लोन पे उठाए हुए, मुझे रीपे कर। यू नो द एग्जैक्ट रीपेमेंट अमाउंट जो आपको रीपे करना। ये मनी मार्केट हेज सिर्फ तब काम आता है जब ये बैंक के रेट से कम रेट आपको मिल रहा हो। इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स, इन केस ऑफ इम्पोर्ट, बैंक के रेट से अगर कम रेट मनी मार्केट हेज में आपको मिल रहा है, तो आप मनी मार्केट हेज बनाएं। ये मनी मार्केट हेज बनाने का तरीका है। इसका जो रेट निकलता है इवेंचुअली, वो रेट कौन सा वाला होता है? सर, ये वही रेट होता है जिसको हम रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट कहते हैं। ये वही रेट होता है बेसिकली। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने यहाँ तक आते आते कुछ इलस्ट्रेशंस की थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस की थी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी की, और इन इलस्ट्रेशंस के बाद हमने हाउ टू फॉर्म मनी मार्केट हेज की सीरीज में दो एग्जांपल्स करने के बाद दो क्वेश्चंस किए। ये दूसरा क्वेश्चन था जहाँ पे हमने अपनी क्लास को रोका था। इधर हमारे पास दो पेमेंट्स की जो है वो दो ट्रांजेक्शन थी, एक इम्पोर्ट हुई थी और दूसरी यहाँ पे एक्सपोर्ट हुई थी। तो हमने कहा भाई, जब इस तरह से सेम डेट होती है, तो यहाँ पे एक टेक्निक होती है मल्टीलेटरल नेटिंग। मल्टीलेटरल नेटिंग का मतलब ये होता है कि आप बाहर से ही बाहर की पेमेंट को सेटल कर देते हैं। अपने कस्टमर को कहते हैं कि जी मेरे फला सप्लायर को जो है वो 77,000 भेज दो। जो नेट बचता है उसको आप यहाँ पे हेज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने जून 15 के लिहाज से नेट पेमेंट यहाँ कैलकुलेट की थी। 2,23,500 से हमने माइनस कर दिया था कितने को? 77,000 को। इवेंचुअली 146,500 यूरोज हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। 70,000 विल बी डायरेक्टली पेड टू माय सप्लायर। सेम करेंसी बेनिफिट हमें यहाँ पे हासिल हो गया था। और हमने दोनों के केस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी रेट देखा, क्या पेमेंट बन रही है। हमने मनी मार्केट हेज का भी देखा, क्या बन रही है। और हमें ये कंक्लूजन मिला के फॉरवर्ड का रेट हमारे पास बेहतर है, क्योंकि सर यहाँ पे मेरी जो पेमेंट बन रही थी, वो पेमेंट क्या बन रही थी? वो पेमेंट बेसिकली मेरे पास जो है वो कम बन रही, पेमेंट इज लेस। यहीं पर रोका था भाई। अब एक और सिचुएशन देखो। अब इस ट्रांजेक्शन को हमें यहाँ पे हेज करने की जरूरत है। दिस इज बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। हम स्पोर्ट्स गुड्स का यहाँ पे एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। सर, अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं स्पोर्ट्स गुड्स की,
तो ये होने जा रही है मार्च 15 को, यानी कि दिसंबर 15 जो आज की डेट है वहां से कितने टाइम बाद, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। दिसंबर 15 से जनवरी 15 1 महीना, जनवरी 15 से फरवरी 15 2 महीने, फरवरी 15 से मार्च 15 3 महीने, तकरीबन 3 महीने के बाद हम ये पेमेंट करने सॉरी रिसीव होगी, हमें पेमेंट करने जा रहे हैं, हमें पैसे रिसीव होंगे। कितने रिसीव होंगे जी? 98,500। अब मेरा डर क्या है, मेरा डर ये है कि सर इसका रेट क्या ना हो जाए, गिर ना जाए। अब मैं पाकिस्तान के हक में नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान की करेंसी जो है डिप्रिशिएट ना हो, अब मैं अपने फायदे के लिए सोच रहा हूँ कि ये रेट गिर ना जाए। अगर ये रेट गिर गया तो मेरा जो अल्टीमेट रिसीट अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो मारा जाएगा, क्योंकि मैं रुपए की टर्म्स में जो है वो कमा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे पास दो ऑप्शन, सर कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं चला जाऊं किसकी तरफ, फॉरवर्ड रेट की तरफ, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास क्या 3 महीने का अवेलेबल है? बिल्कुल सर अवेलेबल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कौन सा रेट रेलिवेंट है, बाय या सेल? क्यों? फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, हम उस फॉरेन करेंसी को सेल करेंगे, फॉरेन करेंसी सेल करने के नतीजे में हमें पैसे मिलेंगे। तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो डीलर हमसे क्या करेगा, बाय करेगा, डीलर हमसे बाय करेगा, ठीक है, डीलर हमसे बाय करेगा। अगर डीलर हमसे यहाँ बाय करना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास जो रेलिवेंट रेट है वो है 123.62, वो है 123.62, ठीक। अब हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, कैलकुलेट उस हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से कर लेते हैं। सर अब हमारी एक्सपोर्ट रिसीट्स आनी है कितने अमाउंट की, कितना अमाउंट? 98,500 एक्सपोर्ट रिसीट्स एज ऑन मार्च 15, कितनी? 98,500 98,500 की हमारी यहाँ पे एक्सपोर्ट की सीट्स बनती हैं। सर दो सिचुएशंस है हमारे पास, एक ऑप्शन है फॉरवर्ड कवर, तो ऑप्शन 1 रिसीट अंडर टेबल के एक्सपोर्ट जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं तुम अल्टीमेट देखोगे पीकेआर में पैसे कितने मिले या पीकेआर में पैसे कितने दिए, बिजनेस यहाँ लोकल करेंसी में पीकेआर में हो गया, सही। अल्टीमेट डिसीजन पीकेआर बेसिस पर। Receipt 1, option 1 is receipt under which contract? Receipt under forward contract. सर ये रिसीट कैसे मिलेगी? 98,500 मेरे पास अमाउंट है, इतना ही अमाउंट है ना, सही, 98,500। सर 98,500 रुपए मेरे पास अमाउंट है, मैं ये डीलर के पास लेके जाऊंगा, जो बैंक का डीलर है, बैंक ऑथराइज बैंक जो है, बैंक के पास लेके जाऊंगा जिसके साथ मैंने फॉरवर्ड कवर किया हुआ है। बैंक मुझे क्या कहेगा, बैंक कहेगा भाई हर डॉलर के बदले हम आपको कितने रुपए देने के लिए तैयार हैं? 123.62। क्या इससे वो हट सकता है पीछे? नहीं सर, कितना हो गया इज इक्वल्स टू 1217657 0 1217। अच्छा ये 12 मिलियन का नंबर बन गया तकरीबन, ऐसा ही है, 12 मिलियन का नंबर बन गया। आवाज स्लो आ रही है अभी भी? ऑल राइट, अब मेरा ख्याल है ऑडियो की क्वालिटी आप लोगों की बेहतर हुई होगी। मैंने वेबकैम का कैमरा हटा के लैपटॉप पे शिफ्ट कर दिया है और अलग से एक एक्सटेंशन जो है वो अटैच कर दिया है। अब ये मसला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आते आते हमने अभी तक ये बात की कि भाई एक्सपोर्ट्स वाले केस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमारी रिसीट कितनी बन जाएंगी, 12.18 मिलियन, मोर और लेस 12.18 12.17 मिलियन हमारी यहाँ पे बन जाएगी। अब ये देखो कि इसमें मनी मार्केट हेज किस तरीके से फॉर्म होगा, तो आए जरा मनी मार्केट हेज को समझने की कोशिश करते हैं इस केस में। सर इस केस में अगर मैं मनी मार्केट हेज फॉर्म करता हूं तो मेरे पास स्टेप्स क्या हैं। लास्ट टाइम देखो इन्वेंट्री परचेज की थी, ठीक है, तो इन्वेंट्री परचेज करने के लिए सप्लायर को पैसे देने थे। इस दफा क्या किया होगा, इस दफा इन्वेंट्री बेची है, तो इन्वेंट्री बेचने पे सप्लायर से पैसे मिलेंगे। अब जब सप्लायर से पैसे मिलने की बात है तो वो पैसे मेरे पास 3 महीने 6 महीने जो भी टाइम पीरियड है, इस सवाल में कितना है, 3 महीने, 3 महीने बाद वो पैसे मेरे पास आने हैं। तो जो पैसे मेरे पास 3 महीने बाद आने हैं, क्या मैं उनके लिए आज यूएसडी में लोन नहीं ले सकता? कितना लोन लूंगा?
सर इतना लूंगा कि वो सूद समेत वो अमाउंट बने जो अमाउंट मुझे 3 महीने बाद मिलने वाली है। आज अगर मिसाल के तौर पर मुझे पता है 3 महीने बाद मेरे पास $1,00,000 आने हैं, मैं चाह रहा हूं कि मुझे डॉलर्स आज ही मिल जाए, आज ही मिल जाए। मैं एक बैंक के पास गया, मैंने कहा यूएसडी में लोन देते हो? क्या तुम यूएसडी में एक्सपोर्ट करते हो? मैंने बोला हाँ करता हूँ। कब आएगी तुम्हारी पेमेंट? मैंने कहा देखो 3 महीने बाद आएगी। क्या एलसी वेलसी दिखाओ? मैंने कहा आपसे ही खुलवाइए। लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा दिया, एक्सपोर्ट के बिल दिखा दिए, बिल ऑफ लीडिंग दिखा दिया, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, सप्लायर की कंफर्मेशन दिखा दी। उन्होंने बोला डाटो सुठो केस आए, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, बड़ा फिट सीन है। कहा ठीक है लोन ले लें। कितना लोन लोगे? $1,00,000 लाने वाले हैं तो $1,00,000 ही ले लोगे? नहीं सर, उतना लोन लेंगे, उतना लोन लेंगे कि क्या हो जाए सर, इसकी जो फ्यूचर वैल्यू बने वो उतनी बने जितनी हमें बाहर से पैसे आने वाले हैं। यानी अगर $1,00,000 है, 2-3% का इंटरेस्ट रेट है, तो मैं 98-99,000 के आसपास अमाउंट जो है वो पिक कर लूंगा। ऐसा ही है, इसके आसपास का लोन ऑप्टेन कर लूंगा। इससे क्या हुआ? इससे आज के रेट पे मैंने अपना पीकेआर कन्वर्ट करा लिया। जो मुझे डर लग रहा था कि कल कोई रेट मूव ना कर जाए, रेट गिर ना जाए, मैंने जैसे ही यूएसडी में लोन लिया, मैंने आज के रेट पर पीकेआर को कन्वर्ट कर दिया, डॉलर को कन्वर्ट कर दिया। अब ये पीकेआर आ गए मेरे पास। चाहिए कब थे मुझे एक्चुअली? 3 महीने बाद। तो आज ये फंड्स मेरे पास फारिग हैं। यूज करने को चाहे कंपनी कर सकती है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। लेकिन अगर लाइक टू लाइक कंपैरिजन करो तो कंपनी को यहाँ करना क्या चाहिए? भाई कंपनी के पास तो पैसे आने 3 महीने बाद थे, तो कंपनी आज इन रुपए को क्या कर दे, इन्वेस्ट कर दे, और अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इसको जाया ना करे। कोई बेहतर रेवेन्यू है वहां लगा दो, लेकिन वहां पे फिर आप रिस्क ले लोगे। रिस्क फ्री रेवेन्यू क्या है? बैंक में रखवा दो, इधर कोई रिस्क नहीं है, सारा वहीं पर है। जब यहाँ से आदमी जाएगा दुनिया से, तब सारा रिस्क स्टार्ट होगा कि जी कितना रिस्क फ्री था और कितना नहीं था। अभी तो बैंक में आप रखवाएं, बैंक आपको उसके ऊपर सूद दे देगा 100%। सवाल? हाँ। हम्म। लेकिन ऐसा कितने सर्कमस्टांसेस में होता है कि आपको वहां से पेमेंट आनी होती है, वो आती नहीं है? बहुत ही कम केसेस में। देखो जब एलसी खुल जाती है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट खुल जाता है, तो सामने वाला बैंक गारंटी दे देता है कि आपको ये पैसे मिलेंगे। अब बैंक का प्रोसीजर क्या होता है? तुम आज इंपोर्टर हो, एक इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तुम डिफॉल्ट करोगे ना पेमेंट देते हुए। तुम्हें इंपोर्ट करना है, तुम बैंक के पास जाते हो, बैंक से कहते हो मैंने इंपोर्ट करना है। बैंक तुम्हें बोलता है लेटर ऑफ क्रेडिट, आप एलसी खुलवाते हैं। बैंक एलसी खोलता है, इसका मतलब क्या है? एलसी खोलने का मतलब बैंक जिम्मेदारी ले रहा है सामने वाली पार्टी को कि मैं इसकी पेमेंट करूंगा। अब उसके दो तरीके होते हैं। अगर बैंक आपको जानता है इन एंड आउट कि आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तो बैंक आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कम भी ले लेता है कि ठीक है मसला नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कम दे दो। लेकिन अगर बैंक आपको नहीं जानता है, बैंक पूरी पेमेंट आपसे एडवांस में वसूल करेगा, पूरी पेमेंट। सवाल ही नहीं पैदा होता डिफॉल्ट का। एलसी खुल गई, बैंक ने गारंटी दे दी, अब किसी का अमल दखल नहीं है, सामने वाले बैंक की जिम्मेदारी है। उसने अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरा लिया, वो पूरी पेमेंट आगे ट्रांसफर कर देगा। नहीं लिया, कम लिया है, वो बैंक की गलती है, बैंक संभाले। एलसी खुल गई, पेमेंट बैंक ने करनी है, कंप्लीटली करनी है। समझ में आ गई बात? ऑल राइट। तो सर मनी मार्केट हेज के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे सिचुएशन रही, वो 2 स्टेप्स में रही। इस दफा बोरोइंग किसमें होगी? इस दफा बोरो होगा फॉरेन करेंसी में, एंड इन्वेस्ट होगा लोकल करेंसी में। लोकल करेंसी क्या है हमारी? पीकेआर। फॉरेन करेंसी क्या है? यूरोज, पाउंड हो, यूरो, डॉलर हो, कोई भी, हम तो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 98,500 यूरोज। सर इस दफा फॉरेन करेंसी का कौन सा रेट पिक करेंगे? बोरोइंग या इन्वेस्टिंग? सर बोरोइंग वाला। वो बोरोइंग वाला रेट कौन सा है 3 महीने का? सर 5%, ये वाला रेट है। तो 98,500 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5% मल्टीप्लाई बाय 3/12 माइनस 1, कितनी बनती है प्रेजेंट वैल्यू? 97,284। ये 97,284 क्या हो जाएंगे सर? ये हम बोरो करेंगे किससे? ये हम बोरो करेंगे हमारी फॉरेन करेंसी की बैंक से, ठीक है ना। ये फॉरेन करेंसी हम यहाँ पे जो है वो बोरो कर लेंगे। बोरो द फॉरेन करेंसी। ये फॉरेन करेंसी बोरो तो कर ली, क्या पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? नहीं सर, इसको कन्वर्ट करवाएंगे इनटू पीकेआर। किस रेट पर? किस रेट पर? स्पॉट पे या फॉरवर्ड पे? सर स्पॉट पे करवाएंगे। स्पॉट का रेट कौन सा होगा? वो
सर 124.22 ये क्यों इस्तेमाल में आया अब? क्योंकि सर अब डॉलर हमारे पास है, हम डीलर के पास जा रहे हैं और डीलर से कह रहे हैं हमसे डॉलर क्या कर लो, बाय कर लो, हमसे डॉलर बाय कर लो। तो आप कन्वर्ट करने जाओगे तो ये बनेगा 97,284 डायरेक्टली डिवाइड कर लो या 1 डिवाइड बाय 124.22। इसको मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, कोई बेचारा फिर परेशान होगा कि ये सर ने क्या किया। नंबर बताओ मुझे कितना आ रहा है। अच्छा इनडायरेक्ट कोट नहीं है, इनडायरेक्ट कोट नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा इनडायरेक्ट कोट है। 124.22 कितना हो गया? 12.08। डायरी की बता दो 1208 12,846.18 अभी लिख देते हैं। 12,846, अच्छा 0,846 तो लिखा हुआ था पहले, 12.846 मुझे सुनाई दिया, रुको मैं सही कर देता हूँ। 19 0,84619 0,84619 ठीक है। 12 मिलियन तकरीबन आपका यहाँ पे ये नंबर बन गया 12 मिलियन का, या पीकेआर में कन्वर्ट करा दोगे, लेकिन अब इसका करोगे क्या? यू विल इन्वेस्ट, अब इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, इन्वेस्ट इन पीकेआर। अब जब मैं इसको पीकेआर में इन्वेस्ट करता हूं तो 3 महीने के लिए मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1+ क्या है रेट हमारे पास? सर अब 3 महीने का जो हमारा लेंडिंग का रेट है पाकिस्तानी रुपए के अंदर वो 6.5 है, ठीक है। कितने महीने के लिए, कितने बन गए अल्टीमेट रिसीट हमारी? 12280,994 ठीक है, 994। सर अल्टीमेटली हमारा जो रिसीट का नंबर बना वो कितना बना? 12.3। इस पूरी अरेंजमेंट से हमारी जेब में पैसे कितने आए 3 महीने बाद? पैसे आए सर 12280,994। पूरी इस अरेंजमेंट को करने के बाद 3 महीने के बाद मेरी जेब में पैसे आए 12280,994। ये पैसे मेरे हो गए। डॉलर का रेट कुछ भी हो, क्या मैं इस 12280,994 से हिल सकता हूं अगर मैंने ये अरेंजमेंट कर लिया है? नहीं सर। इस हाथ मैंने लोन लिया, उस हाथ मैंने पैसे डिपॉजिट किए, सेम डे में कन्वर्ट करा लिया, और ये सब एक ही बैंक मुझे करके दे देगा। जो बड़े बैंक्स होते हैं उनके पास बड़े बिजनेसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। यहीं पर फॉरेन करेंसी उधार दी, यहीं पे कन्वर्ट कराया, यहीं पे, और ये पेपर पे दिखती हैं ट्रांजेक्शंस, एक्चुअल में दिखती नहीं है होता हुआ। एक्चुअल में तो करना भी उसका बस एक ट्रेल बना लेते हैं कि ठीक है इस सिस्टम में ये एंट्री पड़ी, पैसे यहाँ गए, इसमें ये एंट्री पड़ी, सिस्टम वहां गए। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज कंप्लीट सिस्टम ऑफ एंट्रीज। आप एक जगह से पेमेंट करेंगे, दूसरी जगह भेजेंगे, एक ब्लॉक बन जाएगा उसका, और ये सारे ब्लॉक्स मिलकर अपनी एक चेन क्रिएट कर लेते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन का खात्मा नहीं होता ब्लॉकचेन के अंदर। हर ट्रांजेक्शन का अपना एक रिकॉर्ड होता है, बेशक वो ऑन पेपर हो रही हो, फिजिकली ना हो रही हो, हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होना इसको ब्लॉकचेन बनाता है। सोचो ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी अगर ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हो जाए? हर ट्रांजेक्शन तो आंखों के सामने है, ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी? सर 10 लोगों की नहीं पड़ेगी। अगर 10 बंदों की टीम आज जाती थी वेरिफिकेशन करने के लिए, तो अब कितने लोगों की जा सकती है? आपको पता है चैट जीपीटी कितने लोगों ने मिलकर बनाया? ये पता है कितना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है? कितने लोगों ने बनाया मिलकर? 200 लोग। और चैट जीपीटी 3 से जब चैट जीपीटी 4 पर गए तो कितने एम्प्लॉइज और लगे होंगे? वो जेनरेटिव एआई है। एआई को ट्रेन कर रहा है, यानी मशीन को ट्रेन कर रही है। पहले था विजडम ऑफ अ मशीन, फिर आया कलेक्टिव विजडम ऑफ अ मशीन, अब आया कलेक्टिव विजडम ऑफ कलेक्टिव मशीन्स। सोचो ह्यूमन रेस से तो बहुत आगे की बात हो गई ना। मशीन को ट्रेन कर रही है, मशीन के सेंटिमेंट्स हैं, जज्बात हैं, सुस्ती होगी उसको, उसकी डिसीजन मेकिंग विल बी सुपर स्मार्ट। कोई सुस्ती नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये नहीं सोचना अरे कौन सुबह उठेगा, अरे ये कौन, अरे वो कौन, अरे फलाना। एक्यूरेसी तुम्हें लगता है नहीं है? तुम्हें लगता है ह्यूमन डिसीजंस एक्यूरेट है? ये हम इस हाल पे पहुंचते अगर हमारे एक्यूरेट डिसीजंस होते तो। आधा पाकिस्तान डायबिटिक है, हम इस हाल पे पहुंचते अगर हमारे डिसीजंस एक्यूरेट होते तो। बिजनेस के कितने गलत डिसीजंस हम लेते हैं तो हमारी हालत ये होती है। एआई अगर एक दफा ट्रेन हो गया तो मुझे लगता है बिजनेस में गलत डिसीजन लेगा।
अनफोर्सीन होते हैं। चलो इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। अच्छा, अब्दुल्ला कहते हैं सर अगर ये पर यूरो नहीं पर पीकेआर लिखा होता तब ये इनडायरेक्ट कोड बनता। हाँ, तब ये इनडायरेक्ट कोड बनता, तब डिवाइड कर देते। मुझे लगा इनडायरेक्ट है तो मैंने पहले डिवाइड कर दिया था। सही। तो ये आपका बैरल क्या बेहतर डिसीजन क्या है, किस पे जाना चाहिए? मनी मार्केट हेज पे जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज द रिसीट्स आर मोर, रिसीट्स आर मोर। ठीक है। सो कंक्लूजन हमारे ये निकलता है कि मनी मार्केट हेज इज बेटर देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेटर देन दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से बहरहाल यहाँ पे मनी मार्केट है जो हमारे पास जो है वो बेहतर है। ठीक है। तो बिल्कुल उसका उलट काम किया हमने। वहां पे हम क्या करते थे सर, फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट किया, यानी लोन लिया, पीकेआर में कन्वर्ट कराया, डिपॉजिट किया फॉरेन करेंसी में। यहाँ हम लोन लेते हैं किसमें? फॉरेन करेंसी में, कन्वर्ट करवाया, इन्वेस्ट करते हैं पीकेआर में। जैसे ही पैसे वहां से आते हैं हम ये लोन वापस कर देते हैं, और जो पीकेआर हमारे बैंक में पड़े होते हैं वो किसके हो जाते हैं? वो अब हमारे हो जाते हैं। उसके ऊपर हमारा 100% हुद्दा हो जाता है, डोमेन हो जाता है, वो अब हमारे हो जाता है मुकम्मल तौर पर। ठीक हो गया जी। अब इसको कॉपी कर लें आप। सर एक सवाल आया कि भाई हम ये कन्वर्ट क्यों करा रहे हैं, लोन क्यों ले रहे हैं? हम रहने दे पैसे बाहर, आगे जाके जो है वो डॉलर आएगा तो उसे कन्वर्ट करा लेंगे। भाई तो फिर हेजिंग का तो मकसद ही खत्म हो गया ना। आज अगर मिसाल के तौर पे आपको 300 रुपए का रेट मिल रहा है मार्केट में, या 290 का रेट मिल रहा है, और बाद में IMF ऑन बोर्ड आ जाता है, ये रेट 260 265 हो जाता है, तो फिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है 3 महीने के अंदर जो आपको हो सकता है? तो ये मत सोचो कि कंपनी को जरूरत नहीं है क्यों कन्वर्ट कराया। भाई जरूरत हेज करने की है, जरूरत एक ऐसे रेट पे पहुंचने की है जहां पे कंपनी अपने रिसीट को सिक्योर कर सके। हेजिंग करना यहाँ मकसद है। उस एक्सचेंज रेट को मत भूला करो, एक्सचेंज रेट के मकसद से मत हट जाया करो। एक्सचेंज रेट मूव ना हो, एक्सचेंज रेट ज्यादा डेविस्टेट ना हो जाए, हमारी रिसीट्स कम ना हो जाए, ये मकसद है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम आज एक ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे जो फॉरेन करेंसी रेट है वो क्या हो जाए, फॉरेन करेंसी रेट हमारा यहाँ पर एक फिक्स हो जाए। हमें समझ आ जाए कि यार हमारा फॉरेन करेंसी का रेट यहाँ पे जो है वो कितना बन रहा है। अब आप देखें, अगर मैं यहाँ इफेक्टिव रेट निकालता हूँ तो क्या यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है सर। कैसे निकलेगा? 122,80994, ठीक है, डिवाइड बाय कितनी रिसीट है? 98,500। बताओ रेट क्या बनता है? 124.68। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट बनता है। फॉरवर्ड का रेट देखो, कम ऑफर कर रहा था हमें 123.62, ये अब ये रेट हो गया फिक्स। ये मेरी टेंशन यहाँ पे सारी जो है वो खत्म हो गई कि मुझे पता है मुझे 124 रुपये 68 पैसे का डॉलर चाहिए पड़ेगा। यही तो मकसद है इस पूरी एक्सरसाइज का। और मकसद क्या है? ऑल इन ऑल हमें करना ही है, हमें एक एक्सचेंज रेट को फिक्स करना है। अगर एक्सचेंज रेट हम फिक्स नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, फिर सोचते रहेंगे लोन लेना है नहीं लेना है, डिपॉजिट करना है या नहीं करना। यहाँ लोन और डिपॉजिट आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है अभी, वो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उस रेट को लॉक कर दें। पैसों की जरूरत होती तो इन्वेस्ट क्यों करते पीकेआर में? इन्वेस्ट किया ही इसलिए क्योंकि हम ये अजम्पशन लेके नहीं चल रहे कंपनी को पैसे चाहिए। ये एक टेक्निक है जिससे आप अपने रेट को लॉक कर सकते हो, और इफेक्टिव रेट आपका यहाँ पे 124.68 बन चुका। 124.68 इफेक्टिव रेट आपका यहाँ पे बन चुका। दैट इज हाउ यू डिजाइन अ मनी मार्केट हेज विद व्हाट? विद रिसीट्स। कल तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था? पेमेंट्स। ये पहली एग्जांपल हो गई या पहला केस हो गया जिसके अंदर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फॉरेन करेंसी रिसीट्स के केस में मनी मार्केट हेज किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। 3 स्टेप्स: बोरो इन फॉरेन करेंसी, कन्वर्ट इन लोकल करेंसी, इन्वेस्ट इन लोकल करेंसी। पैसे आए, जो बोरिंग की थी फॉरेन करेंसी में उसको पे बैक कर दो। यहाँ जो पैसे तुमने इन्वेस्ट किए हैं वो अब तुम्हारे हो गए। 3 महीने बाद तुम्हें पैसे मिलने थे, 3 महीने बाद बैंक से निकाल लो। 6 महीने बाद सप्लायर जो कस्टमर ने देने थे, 6 महीने बाद बैंक से निकाल लो। आपने 6 महीने 3 महीने तक अपना रेट क्या कर लिया? अपना रेट सर्टन कर लिया। जरूरत इस पूरे चैप्टर में इस बात की है कि हम इस फ्लक्चुएशन को रोक दें और हमारे लिए चीज सर्टन बना दें। पैसे चाहिए नहीं चाहिए, जरूरत है नहीं है, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे। अगर एक कंपनी की एक्चुअल ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो हम बैठ के स्पेकुलेशन भी नहीं सीख रहे कि ट्रेडिंग कैसे होगी और गेन कैसे बनाया जाएगा। वो एक अलग प्रोफेशन है, उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। इस चैप्टर का ताल्लुक सिर्फ इससे है कि एक कंपनी अपने बिजनेस के मामलात में फॉरेन करेंसी की पेमेंट्स और रिसीट्स को फेस करती है, वो इस फ्लक्चुएशन और इस वेरिएशन से कैसे बच सकती है और डे वन पे कैसे अपना रेट लॉक करके इस चीज से बाहर आ सकती है। फॉरवर्ड में भी वो डे वन पे पार्टी के साथ यानी कि बैंक के साथ रेट लॉक कर रही है,
मनी मार्केट हेज में भी वो डे वन पे बोरिंग रिसीट ये सब कुछ करके अपना रेट लॉक कर रही है। और शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट टर्म रिसीट्स के अंदर तो मैंने आपको बताया भी था कि इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है आपका, एक लॉक हो जाता है, वहां से फिर मूव नहीं करता। तो सर्टेनिटी के सारे पैसे हैं, सारे पैसे किस चीज के हैं, उस सर्टेनिटी के हैं। सारा सबक, सारा मकसद इसको पढ़ने का उस सर्टेनिटी का है कि भाई मेरा जो एक्सचेंज रेट है, ये जो एक्सचेंज रेट है मेरे पास, ये क्या हो जाए, ये एक्सचेंज रेट मेरे पास जो है वो लॉक हो जाए। क्या ये बात समझ आती है? हाँ, एक्सपोर्ट के केस में बाइंग रेट वैसे भी नॉर्मली कम होता है। हाँ, नॉर्मली जो बैंक का आपको रेट ज्यादा, वो तो जो स्प्रेड है ना बाइंग और सेलिंग के बीच में। मनी मार्केट है अगर मुझे इंपोर्ट के केस में कम पेमेंट दे रहा है तो बेहतर है, और इधर रिसीट के केस में ज्यादा पैसे दे रहा है तो बेहतर है। इधर ज्यादा पैसे दे रहा है इसलिए मनी मार्केट हेज बेहतर है। ठीक है, तो ये हमारी पहली एग्जांपल हुई जिसमें हमने सीखा कि एक्सपोर्ट का केस हमारे पास बनता कैसे है। ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं।